अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और कल हुई जी कराची में सर्दियों मौसम में सरमा की पहली बारिश। याद कराया था मैंने आपको, भूल गई। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन वो इतनी कोई बारिश दोपहर से ही सिलसिला शुरू हो गया था। हाँ, इतनी कोई बारिश नहीं थी, मतलब हुई थी रात में। कम ऑन, इट वाज जस्ट बूंदाबांदी। डू नॉट इंसल्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय कॉलिंग दिस बारिश। ये बारिश नहीं थी। रात 11 बजे के अतराफ ठीक ठाक आवाजें आ रही थी बारिश की, एज इन पानी मी बरसने की। और दूसरी बात ये कि बादल ऐसे गरज चमक के साथ आवाजें दे रहे थे कि सहम जाए बंदा। लाइटिंग इतनी ज्यादा थी, मतलब पूरा आसमान लिटअप हो रहा था और थंडर की भी आवाजें थी, लेकिन जितनी वो लाइटनिंग की नौयत थी और थंडर था, उस हिसाब से बारिश नहीं हुई। It was just drizzle. अच्छा, पता है क्या, परसों ही मैं सोच रहा था कराची में ज़रा दूर के रूट पे जाने का इत्तेफाक हुआ और दरख्त जो सड़क के अतराफ लगे होते हैं, मतलब इतनी गर्द और इतनी मिट्टी उन पे जम चुकी थी कि वो दरख्त ऑलमोस्ट सफ़ेद नज़र आ रहे थे, नीम के दरख्त थे। और कल अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी और ये कल दिन के औकात हैं जब बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर शाम को भी बादल छाए रहे और थोड़ी देर बाद वक्फे से बारिश होती रही। तो फिर रात को तो जरा सीन बन गया था। अच्छा, सीन तो डेफिनेटली वैसे सीन बन गया था वैसे, क्योंकि वो जब वो वाला सीन होता है ना, जब कोई बहुत थ्रेटनिंग किस्म की बारिश भी ना हो रही हो, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड दैट हियर इन कराची, और थोड़ी भी हो रही हो तो आप इंजॉय भी कर सकते हैं। और जैसे कि कल मैंने सुबह ही आपको वादा कर दिया था कि मौसम जो है वो बड़ा मलगजा टाइप हमें लग रहा है, तो फिर उसका कोई मकसद था ना, फिर निकल ही आया। तो रात को हल्की सी बारिश होगी, लेकिन बारिश की अगेन नौयत वो थी जिस हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, वो सड़क गीली हो जाती है और रिफ्लेक्शन ज़रा प्यारी सी हो जाती है, बट नथिंग टू स्ट्रेसफुल, सो यू कुड आल्सो एंजॉय दिस। आज क्या पेशगोई है? आज भी थोड़ी सी बारिश की पेशगोई है और अभी मैं बिल्कुल। और कल कराची के दूर दराज, इनफैक्ट बहरिया टाउन में बताया जा रहा था कि ओले पड़े हैं या आलाबारी हुई है, सो वहाँ से ऐसी इत्तलात आ रही थी। अदरवाइज बहरिया टाउन अपने लिए स्पेशल खुद ही करवा लेते हो। हमारा जरा हटके होना चाहिए सीन, तो वो खुद ही करवा लेते हैं। हटके तो सीन ऑन होना चाहिए ना वहाँ पे फिर। तो अच्छा, वहाँ पता है क्या, आप बाकी मुल्क में आप कह रहे होंगे कि हम इतने एक्साइटेड क्यों साउंड कर रहे हैं। भाई, आपके यहाँ सर्दी आए हुए कुछ दिन या कुछ हफ्ते, 1-1.5-2 हफ्ते हो गए हैं। हमारे यहाँ अभी तक एसी चल रहे थे और पंखे शंखे बंद होने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था दिन के औकात में, और रात में भी हल्का सा पंखा चला के आपको सोना पड़ रहा था, या तेज भी कभी-कभी। अच्छा, इसलिए हम थोड़े से ओवर एक्साइटेड साउंड कर रहे हैं। एक्साइटेड इसलिए भी हो गए कि हैव यू एवर सीन अस वेयरिंग ब्राउन्स एंड ऑल दीज आर विंटर कलर्स। हमें एक भिनक पड़ी कि शायद यहाँ सर्दी आ रही है, तो हमने जल्दी से अपनी वार्डरोब निकाल ली दूसरी वाली। तो इस वक्त वैसे मौसम का क्या हाल है, कोई है हमारे पास? हाँ, विजुअल्स हैं लेटेस्ट, और इस टाइम वैसे चमकती हुई कड़ाके की धूप होती है, लेकिन अदरवाइज अभी ऐसा लग रहा है। और चुन के हम वो पैच ऑफ कराची आपके पास लाए हैं जिसमें थोड़ी सी ग्रीनरी हो, तो आप इतना बैड फील ना करें हमारे लिए। वी डू हैव अ बिट ऑफ ग्रीन एज वेल, और दिस इज एज वी स्पीक सुबह नाइस, नॉट बैड। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे हम, पता है क्या, दिल चाह रहा है बस बारिश की बातें करो। बोर हो गए हैं लिटरली, द पॉलिटिकल केओस व्हिच इज अराउंड अस, और इसमें सारे ही लोग इन्वेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हम चाहते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी आए। पर्टिकुलरली कारोबारी हजरात से ज़रा आप पूछ के देखिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं छोटे बड़े, उनसे ज़रा पूछ के देखिए, जो प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड लोग हैं उनसे ज़रा पूछ के देखिए। हर शख्स ये दुआ कर रहा है कि इस मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा कुछ सुख का सांस मिले लोगों को भी, कारोबार करने वाले अफराद को भी, आवाम को भी। और सोचिए कि आज और कल बाय द वे रावलपिंडी में स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और रावलपिंडी पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नामसाइद हालात के पेश नज़र आवाम को मुश्किल ना हो, इसलिए स्कूल बंद करने का प्राइवेट और सरकारी फैसला किया गया है। नामसाइद हालात कौन पैदा कर रहा है? हुकूमती जमात। और फिर आप कह रहे हैं ना मसाइद हालात के पेश नज़र स्कूल बंद करने की, मजाक चल रहा है। आई एम सॉरी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज दिस इज अ जोक, दिस इज रियली अ जोक। मतलब हमारी एजुकेशन का लेवल आप पाकिस्तान में देख लें, हमारी अटेंडेंस देख लें, हमारे कितने बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वो देखते हुए हम आए दिन 1-2 दिन के लिए स्कूल बंद कर देते हैं। कभी बारिश हो गई तो कभी कोई जलसा हो गया तो धरना हो गया, और एक्सपेक्टेड कुछ मेहम हो गया। क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी? मतलब दिस मेक्स यू रिफ्लेक्ट ऑन आवर प्रायोरिटीज़ कि यहाँ कोई छींक मारे तो वहाँ स्कूल हम बंद कर देते हैं। दिस इज अ सैड स्टेट। और कल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे, मोबाइल कैमरे की फुटेजेस आ रही थी। मतलब वो शख्स जो पिंडी में
खंबे पे चढ़ा हुआ था और उसके बाद आग लगती है, वो गिरता है, आपका दिल दहल जाए ये मनाजिर देखते हुए। और कितनी जान लेगा ये एहतजाज, ये अब आप खुद फैसला कर लें। सॉरी, केस इन पॉइंट, खंबे पे खड़े हैं, एहतजाज और नो एहतजाज, मतलब चलिए अकल होती है। कारकुन हैं, आवाम हैं, लीडरान भी तो वहाँ कुछ मौजूद होंगे, कोई अकल मत देने वाला नहीं है। एक विजुअल है हमारे पास जिसमें वो एक बाप अपनी बीमार बेटी को लेकर मिन्नतें कर रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दे दो, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये आप देख लीजिए, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पे उन्होंने दिस वाज हार्ट रेंचिंग। और अफसोस की बात अब्दुल्ला ये है कि हम ऐसे विजुअल्स ओवर द ईयर्स बहुत देख चुके हैं। मतलब रूट लगा हुआ है जी, ब्लॉक कर दी हैं सड़कें जब कोई CM PM वगैरह मूव अराउंड कर रहे होते हैं। फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन इट। और लोग, एम्बुलेंसेस खड़ी रह जाती हैं, लोग उधर ही मर जाते हैं। दिस इज जस्ट अ कड़ी ऑफ। और वो परसों आमिर डोगर साहब की, आपको पता है ना, ऑडियो भी व्हाट्सएप ग्रुप की मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो बरमला कह रहे हैं कि भाई हमने सड़कें ब्लॉक करनी है, हमने एहतजाज करना है, हमने आवाम को तकलीफ पहुंचानी है। ये मनसूबाबंदी के तहत सारा कुछ किया जा रहा है। और ट्रेजेडी ये है, ट्रेजेडी में से ट्रेजेडी क्या कह लें या मज़े का खेज सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी के स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी होता है और इसमें कहा यह जाता है कि हालात के पेश नज़र या बिगड़े हुए हालात के पेश नज़र, और बिगाड़ कौन रहा है हालात, सूबाई हुकूमत जिनकी है उनकी इत्तेहादी जमात, या पता नहीं मतलब वही जमात। जब वो बारिशें हुई थी ना 2-3 महीने पहले और उसके बाद पूरा मुल्क ही हिल गया था उससे, और बेशतर इलाके जो थे वो अंडर वाटर थे, वो होते हैं वो हालात जिनमें स्कूल बंद किए जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। इट्स अ नेचुरल कैलेमिटी, नॉट के मैन मेड डिजास्टर्स। रोज़ के हिसाब से हम लोग कर रहे होते हैं, स्कूल भी बंद कर दो, ऑफिस भी बंद कर दो, मतलब बेसिकली hold your life while we do what we have to do। अच्छा, मुकदमे के हवाले से भी आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट का कल हुक्म आया था। हाँ। और उन्होंने कहा जी 24 घंटे में मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन PTI ने इस FIR को मुस्तरद कर दिया है क्योंकि उनके मुताबिक, उनकी मंशा और के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ लॉन्ग मार्च वैसे कहाँ क्या डिसाइड हुआ, पहले मंगल को हो रहा था, फिर बुध को। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि PTI का हर लीडर जो है ना वो नया दिन बताता है। कोई कहता है जी वेंसडे को रिज्यूम कर लेंगे, कुछ थर्सडे पे बात डाल देते हैं, जुमेरात को ही देखा अब जुमेरात का ही फैसला हुआ है, अभी जुमेरात का थोड़ा सा फैसला हुआ है लेटेस्ट। फैसला हुआ है कि जो हमारा लॉन्ग मार्च, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐलान किया था कि वजीराबाद से कल रवाना होगा, अब उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं और अब ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा बरोज जुमेरात बवक्त 2 बजे बमकाम वजीराबाद, जहां ये वाकया रूनुमा हुआ था। अच्छा जी, ये भी सुन लें कि इस बार मार्च जो है वो सिर्फ वजीराबाद से शुरू नहीं होगा, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक भी काफिला लेकर निकलेंगे और खान साहब जो हैं वो घर पर बैठकर मार्च की जो है क़यादत और खिताब भी करेंगे। आपको पता ही है, ऑब्वियसली ही इज़ नॉट इन अ स्टेट जहाँ वो मूव अराउंड ज़्यादा कर सके। और आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम लीग जो है इसे इमरान खान के डिजिटल लॉन्ग मार्च का नाम दे रही है। मुस्लिम लीग नून वैसे जो भी नाम दे दे, उनका डिजिटल मीडिया ही है जिसकी बदौलत इमरान खान पॉपुलैरिटी के इस नहज पर पहुंचे हैं। और आज आप मजाक उड़ा रहे हैं डिजिटल लॉन्ग मार्च कह के मुस्लिम लीग वालों से हम मुखातिब हैं, लेकिन कल आप इसी स्ट्रैटेजी पर खुद अमल पैरा हो रहे हैं। 100% यू विश दैट यू हैड दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जो जिस पे इन्होंने अबूर हासिल कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि इमरान खान ने दूसरा काम ये किया कि सदर आरिफ अलवी को ख़त भी लिख दिया और इमरान खान ने अपने ख़त में कातलाना हमले पर 3 शख्सियात पर लगाए जाने वाले अपने इल्ज़ामात भी दोहराए हैं। और दूसरी जानिब हाल ये है कि इमरान खान इल्ज़ामात का सबूत देने से कासिर रहे। अमरीकी टीवी की मेज़बान जो हैं वो बार बार पूछती रहीं कि आप हमले में 3 अफराद के नाम लेकर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इसके सबूत क्या हैं आपके पास। और चेयरमैन PTI जो हैं वो वाक़यात का पस मंज़र बताते रहे, उन्होंने कोई सबूत ऐसा 24 एंकर ने कहा कि पस मंज़र तो मालूम है, बड़े एहतराम से आपसे इल्ज़ामात के शवाहिद का पूछा जा रहा है। बार बार इसरार के बावजूद इमरान खान सर्टनली कोई सबूत या शवाहिद नहीं दे सके या इस बारे में कोई तफसील नहीं बता सके। वैसे खान साहब को पता होना चाहिए कि ये कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं है जिसको वो अपने रोब से और वैसी बातें करके चुप करा देंगे, जो कि यहाँ भी चुप ना करें। लेकिन वहाँ उनको मौका मिले खान साहब से सवाल करने का, वहाँ when they ask you a question, they do
रिक्वायर दैट आंसर। आए बाएं शाइनी मारी जा सकती। खैर एनीवे, अच्छा साथ आपको ये उनको भी लग बता- रहा होगा कि इनकी भी फर्टाइल माइंड है, तो जो भी फीड इस वक्त करना है वो कर देंगे, बैकग्राउंड बता ऐसे नहीं के होता। एक कंस्पिरेसी थ्योरी दे के। तो जराए बाय द वे ये भी बता रहे थे कि हमले के बाद लोगों को सड़कों पर ना निकालने के मामले में खान साहब अपने MNAs और MPs से नाराज भी थे। उनको बड़ा इस बात पे गुस्सा भी था कि भाई जितने एक्सपेक्टेड नंबर्स होते हैं उससे तो बिल्कुल ही 2% थे, और उन्हें डांट डपट भी करते रहे। और अब नतीजा ये निकला है कि कल PTI रहनुमाओं ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों की जिंदगी जो है वो अजीरन किए रखी, और टायर जलाए और सड़कें बंद कर दी। वैसे हमारी और फजा और लोग- हवा बहुत ब्रीदेबल है हुमा, और टायर लिटरली सड़कों पे टायर जल रहे थे। ये नहीं है कि PTI वाले पहली दफ़ा जला रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इस बारे में आगाही ज़्यादा आ गई है। और लाहौर और गिरदो नवाह के आपको पता ही है पोल्यूशन में हमारा इंडेक्स कहाँ पे पहुँचता है। वैसे हम कौन से इक़दामात कर रहे हैं कि हम उस पर टायर भी जला रहे हैं। माशाल्लाह, मतलब जैसे ऐसे और प्रॉब्लम्स नहीं है। लोग जो थे वो बेचारे घंटों अपनी गाड़ियों में फंसे रहे, और PTI के कारकुनान ने IJP रोड के बीच में टेंट लगाकर सड़क बंद कर दी, और शहरी क्या थे, शहरी रुल गए। इतनी मुश्किलात पेश आ रही है, रोड बंद है, CMH जाना है, तो मतलब ये हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है किसी को। तो हम अभी क्या करें, तकरीबन 2 घंटे हो गए इसी रोड पे गिर रहे हैं। हमने तकरीबन आधा घंटा हो गया, बड़ा परेशानी है, इमरजेंसी में जाते हॉस्पिटल में जाना है। अच्छा देखिए, हम इस बात में ये नहीं कह रहे कि एहतजाज ना करें, जमहूरी माशरा है, एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन आवाम की ज़िंदगी तंग करना एक अफसोसनाक अमल है। हुकूमत और रियासत को जानबूझकर मजबूर किया जा रहा है कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त एक्शन लें। लाहौर की आप देख लें हालत, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी नजर आया कि दर्जन भर लोग सड़क पर आ जाते हैं, कई मोटरवे पे इंटरचेंज पे क्रिकेट खेल रहे हैं। पुलिस आसानी से इनको मुंतशिर करके रास्ता खुलवा सकती है। फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला भी हमारे सामने, जिसमें वाज़ेह तौर पर है कि भाई जत्थों को आवाम को यरगमाल बनाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। अच्छा एनीवे, मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल आप ये सही और यहाँ बात कर आपकी रहे हैं सूबाई कि- हुकूमत है, आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? अपने खिलाफ? क्या आपकी अपनी सूबाई हुकूमत के जेरे इंतजाम पुलिस FIR नहीं काट पा रही आपकी मतलूबा? ये वही बातें हैं ना जिसमें इट सीम्स लाइक अ जोक। बट एनीवे, साथ साथ इस पर जरा मजीद बात इसलिए करेंगे कि आवाम जो है वो तंग आ चुकी है। आपके साथ जो है वो तो हैं, लेकिन अगर आप चाहते थे कि मजीद कन्वर्ट हो आपके साथ आने में, वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, क्या हो रहा है? पहले तो ये बताएं, आपके इमरान खान साहब की मजमूई मुहिम का एक अहम हिस्सा ये करार पाया है कि सड़कें बंद कर दो जी, सब कुछ जाम कर दो, और इसका नतीजा ये है कि आवाम की शामत आ चुकी है बिल्कुल टोटली, और सड़कों पर जलाओ घिराव हो रहा है, और शहरी जो है वो झोलियाँ उठाकर, सॉरी टू से, लेकिन बददुआएं दे रहे हैं कि अब ये क्या हो रहा है और ये कब ठीक होगा निज़ाम। तो तहरीक इंसाफ को इस एक्सरसाइज से कितना सियासी फ़ायदा होगा? अगर पहली बात तो यह है कि आवाम की शामत बिल्कुल आई हुई है, और आवाम बिल्कुल बददुआएं, झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रही हो। सिंध में हो तो सिंध हुकूमत को, पंजाब में हो तो पंजाब हुकूमत को, मरकज़ में हो तो मरकज़ हुकूमत को, बलूचिस्तान में हो तो बलूचिस्तान हुकूमत में, आज़ाद कश्मीर में हो तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत में, GB में हो तो GB हुकूमत को, KP में हो तो KP हुकूमत को। कोई कुछ काम नहीं कर रहा। महंगाई फिर 30 से 40% के ऊपर, बेरोज़गारी, गुर्बत, कोई किसी की कोई है कोई तवज्जो? सैलाब ज़दगान, सर्दियाँ आ गई हैं घरों के बगैर, और बेआसरा करोड़ों लोग कैसे गुजारेंगे, किसी को कोई है? और इसके अलावा कर्ज़े, इसके अलावा बाहर के जो हमारे हालात हैं, जो हम तन्हा हैं, अंदर के जो हमारे हालात हैं, जो हम तकसीम दर तकसीम हैं, किसी को इस तरफ है? और आवाम अस्पतालों में, थानों में, कचहरियों में, स्कूलों में, पता नहीं कहाँ कहाँ रुल रही है, किसी को कुछ है? तो वो तो हर जगह बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन एक इसका दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल है कि जो भी निकलता है अल्लाह के फजल करम से, अब देखें ना, जो अब इमरान खान साहब का मान लिया बड़ा उनको लॉन्ग मार्च, उनका बुनियादी हक है, सब कुछ है, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये सब को सोचना है। और इसमें से नुकसान मुल्क का कितना हो रहा है, सारों का। सियासी एक्टिविटी है, ठीक है, वो करें, मगर जहाँ जहाँ जो जो हम हालात देख रहे हैं, एम्बुलेंसेस, हस्पताल, सड़कें, लोग, स्कूल, बच्चे, मरीज़, डॉक्टर्स, वकील, अदालतें, सब जैम हुआ पड़ा है और मैच पड़े हुए हैं। बदकिस्मती है ये।
अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा कि खान साहब दूसरा काम ये किया उन्होंने कि वो घर बैठेंगे, लॉन्ग मार्च होगा, पहले आज होना था, फिर वो तब्दील होती गई तारीख और दिन, और जुमेरात से फैसला हुआ है। होप कि उस पर कायम रहे हैं लोग। अब जब तहरीक इंसाफ के लोग ये मानते हैं कि खान साहब के अलावा किसी में इतना दम नहीं है कि उस तरह से लोग उनको फॉलो करें या उनकी कॉल पे लब्बैक कहें, तो लॉन्ग मार्च में शिरकत आपको लगता है कि शायान शान होगी जिस तरह खान साहब की मौजूदगी में होती है, या फिर ये फैसला रिव्यू कर लेना चाहिए यानी कि खान साहब तो मार्च तो वहाँ होंगे, कि खान साहब तो घर पे होंगे और बाकी लोग सड़कों पे होंगे? देखिए, इमरान खान साहब का फैसला है, वो बेहतर जानते होंगे। वो बैक डोर पे मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो फ्रंट पे मुजाहरे भी कर रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, तो वो बेहतर जानते हैं कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। आवाम के लिए, मुल्क के लिए मेरी तो दुआ है कि अभी तक तो जो भी लॉन्ग मार्च होता है, जो भी कुछ होता है, वो मुल्क के लिए अच्छा साबित नहीं होता, या इस तरह की जो सड़कों पे होते हैं इससे मुल्क को नुकसान ही होता है, किसी हवाले से भी। लेकिन अल्लाह करे ये बेहतर हो। दूसरी बात, आपने कहा कि इमरान खान के बगैर, इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की इस इंतहा पर हैं कि ये इररेलिवेंट हो गए हैं, ये बाकी सारे 14-15 जमातें। जो इमरान खान ने सवेरे कहना है, सारा दिन उसका जवाब देना है इस हुकूमत ने। और जो अगर इमरान खान किसी दिन ना कुछ कहे तो सारा दिन इमरान 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 इमरान, फॉरेन एजेंट इमरान, यहूदी एजेंट इमरान, घड़ी चोर इमरान, तोशाखाना चोर इमरान, झूठा इमरान फलाना लगे रहते हैं। इसके अलावा इनके पास काम ही कोई नहीं है, इनका कोई धंधा ही कोई नहीं है, ना कोई हुकूमत है, ना कुछ, ना कहीं हुकूमती रेट है। तो इमरान खान साहब जहाँ भी बैठे हों इस वक्त तो उनका इंतहा पर है, बुलंदियों पर अपनी पे, तो जहाँ भी बैठे हैं वो जो भी कॉल देते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो उल्टा भी उनको सीधा पड़ रहा है। भट्टी साहब, आपने ये भी ठीक कहा है कि मतलब बिल्कुल ही एक स्टैंड स्टिल पे ही लगता है कि कुछ हो रहा है, बिकॉज बाकी हुकूमत भी कुछ खास कर नहीं रही। अच्छा, ये बताएं कि ये सब हालात सामने रखते हुए, और ये भी हुकूमत की जानिब से लचक भी नहीं दिखाई जा रही, एक बड़ी टेंशन किस्म की एक सिचुएशन बन चुकी है, जो कि काफ़ी देर से वैसे तो है ही। तो आपकी नज़र में फौरी इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो सब मसाइल हल हो जाएंगे, या फिर कुछ और ऐलानात ज़रा हो जाएं तो मतलब क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? नहीं, कोई देर नहीं हुई। आज भी इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी जाए मिल के, आज भी कहें कि 3 महीने बाद हम इलेक्शन करवाएंगे तो सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। कोई देर नहीं हुई। इलेक्शन ही तो मुतालबा है इमरान खान का। और दूसरी बात यह है कि क्यों चाहे कि PDM इलेक्शन नवंबर की तकर्री करनी है। नायब तो चलो ख़त्म कर लिया, EVM ख़त्म कर लिए, मरीम साहब को बाहर भिजवा दिया, साग डार को बाहर से बुलवा लिया, केसेस ख़त्म कर लिए, हुकूमत में आ गए, इमरान खान को निकाल दिया, सारे बच्चे जो अपनी अगली नस्ल है उसको इक़्तिदार में ले आए। तो अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी है, उनकी नाइली ख़त्म करनी है, उनको वापस लाना है, उनको चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा के सिरे सजाने हैं उनके सर पे। तो वो क्यों चाहेंगे अभी जाना? और इस गैर मकबूलियत की इंतहा पर और इमरान खान की इस मकबूलियत की इंतहा पर ये इन्होंने खुदकुशी करनी है अभी इलेक्शन करवा कर। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर आज इलेक्शन अनाउंस हो जाएँ तो सारे मामलात इलेक्शन की तरफ मुड़ जाएँ, ये सारी कशीदगी ख़त्म हो जाए। सर भट्टी साहब, या तो आप सादा हैं या फिर हमसे छुपा रहे हैं कुछ। सिर्फ इलेक्शन की तारीख मिलना तो आई गेस बहुत शुक्रिया आपका, PTI का मसला नहीं है, बहुत से और पर्टिकुलरली अहम तकर्री जो अब आने वाले चंद दिनों में नाम फाइनल हो जाएगा। बहुत से तज्ज़ियाकारों की ये राय है कि PTI का आजकल असल मसला वही है, और इलेक्शन की तारीख का मुतालबा तो उन्होंने कुछ 5 दिनों या 1-1.5 हफ्ते से दोहराया नहीं है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट्स किसी और चीज़ का ये आप जरा सादगी से काम ले गए भट्टी साहब, ये हमारा शिकवा आपसे जायज़ है। मेरा ख्याल है इलेक्शन की तारीख सिर्फ मसला नहीं है, और भी बड़े मसले हैं। ये सारी बात करते हुए आई जस्ट रियलाइज कि वो जो सड़कें बंद हो रही हैं और जलाओ घिराओ ये सब कुछ हो रहा है, हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं अपने शो पे, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स दैट वी कुड टॉक अबाउट ऑल्सो। अच्छा, बस एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने बेकी एंडरसन को इंटरव्यू दिया सी सर, वो दे रहे हैं आप, अच्छी बात है, और वो सवाल बार एविडेंस मांग रही थी। पाकिस्तान में भी कभी एक तवील फहरिस्त है जर्नलिस्टों और एंकर्स की जो आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आप जरा टाइम देना उन्हें। भाई वो खान साहब, वही तो सारी बात है जो हम पहले कह रहे थे, वो चेरी पिकिंग नहीं, वहाँ नहीं हो सकती ना, वहाँ से तो जो इंटरव्यू लेगा और खान साहब उसको इंटरव्यू देंगे, यहाँ तो वो खुद डिसाइड करते हैं इसको और बाकी जो 100 हैं उनको बिल्कुल नहीं कोई बात करनी, उनको इंटरव्यू भी देते और बगैर एविडेंस के
उन पे इल्ज़ामात पे लगाते हैं। अभी ताज़ा इल्ज़ामात आपको बताइए, उन्होंने वकार सिद्दीकी हामिद मीर साहब पे जो लगाए हैं, जिनके कोई सबूत नहीं है उनके पास, जिसकी हम इस प्लेटफॉर्म पे भी मजम्मत करते हैं। भाई एक खबर है, एक वीडियो बयान है एक मुलजिम का, वो रिलीज़ कैसे हुआ, रिलीज़ नहीं हुआ, आपकी पंजाब हुकूमत है, पंजाब की हदूद में बयान रिकॉर्ड किया गया, पंजाब की हदूद में बयान रिलीज़ हुआ, आप तहकीकात करें। हमारे पास अगर कोई वीडियो आएगी तो हमारे पास तो खबर की सूरत में आ रही है, हम तो लगाएंगे उसे। इट्स एज सिंपल एज दैट, थिंक अबाउट दैट। अच्छा, अब इजाजत है या फिर अब सड़कें हम यहाँ भी ब्लॉक कर दें पूरी जियो पाकिस्तान पहले की? कम ये मतलब आगे ब्लॉकेट्स खड़ी की हुई है। आगे चले, कोई क्रिकेट की बात हो, मतलब कि एक बहुत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ एक जो हो रही है उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बड़े टाकरे का सबको बेसब्री से इंतजार है एक्सेप्ट अब्दुल्ला, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट ही वांट्स टू टॉक अबाउट। और कल पता है क्या, मुझे अभी से एंजाइटी शुरू हो जाती है, अल्लाह करे कि हो जाए और हम जीत जाए और अपना सेमीफाइनल हार जाए, और हमें इंडिया वाला मैच टेंशन होती है, पता है। बट इट्स सो मच फन, मतलब यू डोंट वांट टू वॉच देम टुगेदर। मैं इतना स्ट्रेसफुल पहले ही माहौल है, मैं मजीद एंजाइटी नहीं ले सकती, सॉरी। मतलब चलो अब तो बहुत आगे की बात सोचना स्टार्ट हो गया, माशाल्लाह इतने अच्छे हमारे भाई हैं कि बिल्कुल ही फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं। हम फाइनल में इंशाल्लाह पहुंचे हुए हैं, तो यू जस्ट डोंट वांट कि फाइनल शुड बी पाकिस्तान इंडिया। I want that. I like that kind of heart attack किस्म की excitement होनी चाहिए जिंदगी में, कोई दिल हिले Adrenaline तो rush. absolutely भाई। तो अच्छा जी, कल सिडनी बड़ी में मुश्किल से मैंने ये लफ्ज हो जाता है, नहीं तो। अच्छा, कल बाय द वे हमारी जो टीम है ना वो सिडनी आ चुकी है, ये तो हम आपको पहले ही बता दें, साथ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, एंड दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट बाय द वे। Who would have thought that they would be in the semi-finals? तो अब आ ही गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अब बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा भी रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, एंड आई फील लाइक दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट विनिंग। हाँ, और मैं सुबह मोहम्मद हारिस का वो देख रहा था, अतीक ने इंटरव्यू से लिया हुआ था, वो कह रहे थे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन आज जो है ना पता लग रहा है कि अभी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ बाबर ने प्रैक्टिस की है। और अच्छा, बाय द वे ये सिर्फ बाबर प्रैक्टिस कर, हाँ सिर्फ बाबर प्रैक्टिस, टीम ने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, बाय द वे डू यू नो कि आई थिंक बाबर हर्ड मी, बिकॉज़ मैंने कल परसों यही कहा था ना कि बाबर, you said it yesterday I said it yesterday कि बाकी आराम करें, बाबर बाबर शुड प्रैक्टिस। ओह, बाबर इज लिसनिंग टू मी, हेलो। इस बात की मुझे उनके वैसी साथ खुशी हुई मैथ्यू है। हेडन जो मेंटोर हैं वो भी मौजूद थे, वो ज़रा गाइड कर रहे थे। बाय द वे मैथ्यू हेडन ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, वो जो प्री मैच सॉर्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट एंड ग्रीट विद द प्रेस होता है, वो भी वही करेंगे। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह सिडनी का तारीखी क्रिकेट ग्राउंड है और कौमी टीम के लिए अच्छा ही साबित हुआ है ये माजी में भी, और सबकी नज़रें ये हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे, लेकिन हमारे स्टार, हमारे कप्तान बाबर आजम की फॉर्म भी वापस आए, और जिस तरह बेधड़क होकर वो बल्ला चलाते थे और चारों शाने चित करते थे अपने ओपोनेंट के, और खूबसूरत शॉट्स उनके हमें ग्राउंड के चारों तरफ देखने, वी मिस यू नो दैट गेम और दैट दोज मोमेंट्स जिसे कहते हैं ना, जब वो बाबर मौजूद होते थे और क्या खूबसूरत मतलब एक दफा दोबारा जो हमने इतने ज्यादा उनको टाइटल्स दिए हुए, किंग ऑफ ड्राइव एंड स्टाइलिश बैट्समैन, मतलब ये सारे वी रियली वांट टू गो बैक टू दैट। तो गुड टू सी दैट बाबर इज वर्किंग ऑन दैट। अभी हमें ब्रेक लेनी है, बट आई प्रॉमिस यू कि जब हम वापस आएंगे हम क्रिकेट की ही बात करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, हम सियासी अदम बर्दाश्त, हमें पता है हमें क्रिकेट पे आना है, लेकिन पोलराइजेशन की हम बात करते हैं ना, इसने भी मुझे प्रॉमिस किया था कि हम वो बात नहीं कि करेंगे, हम पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, लेकिन अब इसका अमली नमूना या अमली मुजाहिरा या इसके एग्जाम्पल्स हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे वाक़यात और बड़े बड़े वाक़यात की सूरत में नज़र आ रहे हैं। वैसे किसी भी इंसान की जान चली जाए तो उसे छोटा वाक़या तो नहीं कहा जा सकता। अभी PTI की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, और अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुँच चुकी है कि आप सुनिए, पेशावर से तीमर गरा जा रही थी एक कोच, और वहाँ पे PTI के लोग टोल प्लाजा पे एहतजाज कर रहे थे। 1.5 घंटे तक वो मामला चलता रहा। उसके बाद जब बस रवाना हुई तो एक शख्स ने ज़रा गालियाँ वगैरह देना शुरू कर दी। उस दौरान फ़रीक़ैन में तल्ख़ कलामी इतनी बड़ी कि मुसल्लह अफराद बुला लिए किसी एक पार्टी ने, गोलियां चल गई, एक शख्स की जान चली गई, एक ज़ख्मी हो गया। ये हम पा रहे हैं आजकल, ये जो बीज बोया गया था अब ये तनावर दरख्त बनता जा रहा है और फल देना शुरू कर चुका है। True. अच्छा, I just spotted a dengue मच्छर साथ। How do you know it was a dengue I don't know, it had some lines on it, but anyway, मोइन खान साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी गप्पे मारते रहें। साबिक़ कप्तान मोइन खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। अच्छा जी,
अगर सब कुछ हो गया, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए और ऑफ कोर्स ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेक इट टू दैट लेवल, तो अब हम किस तरह पहुंचे हैं उस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और सेमीफाइनल है भी न्यूजीलैंड के साथ, तो बहुत से लोग हैं कह रहे हैं जी 92 की वर्ल्ड कप वाली कहानी जो है वो बनती नज़र आ रही है, जिससे हम खुश भी होते हैं और थोड़ा सा डर भी लगता है। तो आपका क्या ख्याल है? अगर मगर तो ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो लगता है बज़ाहिर ऐसी के 92 की तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी सेमीफाइनल से पहले, बट ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है सेकेंडरी होती है। जो प्रायोरिटी आपकी होती है, आपको मैच की स्ट्रेटजी डिफाइन करनी होती है और अपने ओपोनेंट्स को देखना होता है, उस हिसाब से आपकी ऑन ग्राउंड फिर उन प्लान्स की एग्जीक्यूशन होती है। आपको जो एडवांटेज है वो एडवांटेज हासिल है कि आपने एक बड़ा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जीता था उसी ग्राउंड पे आप सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। ये तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल गया, जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स भी आपके कामयाब हो सकते हैं। रिवर्स स्विंग आपको मिलेगी। जो सबसे खुशाइन बात है, शाहीन शाह दोबारा फॉर्म में नज़र आ रहा है, रिदम में नज़र आ रहा है, रिवर्स स्विंग हो रही है। कहने का बेसिक मकसद ये है कि आपको लड़ के मैच जीतना पड़ेगा, मैच खेल के जीतना पड़ेगा। आपको कोई ला के कहना चाहिए कि प्लेट पे नहीं रख के मैच दे देगा। तो यहाँ सबको एफर्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह जिन सर्कमस्टांसेस से हम निकल के आए, हमने कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, बट अगेन टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और विन द सेमीफाइनल टू गेट इनटू द फाइनल। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा मोइन भाई, ये भी बताइएगा कि हम बड़ी अहम चीज़ एक नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के आखिरी दोनों ग्रुप मैचेस बड़े क्रंच थे और हारिस रऊफ जैसे इनफॉर्म बॉलर्स को भी मुश्किलात पेश, ऑल्दो ही वाज वेरी इकोनॉमिकल माइजर जिसे कहते हैं ना, लेकिन शाहीन रिदम में वापस आ गए हैं, कमाल के स्पेल्स किए, विकटें भी ली हैं। कितना अहम किरदार होगा शाहीन का अगेंस्ट न्यूजीलैंड? हारिस ऑफ कोर्स, हारिस ने थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जो उसके वेरिएशंस है, उसके जो एग्जीक्यूशन किए बड़ी राइट डायरेक्शन में, राइट मौक़ों पे। विकेट नहीं ली, उसकी थोड़ी सी बैड लग रही कि कैचेस इनिशियल मैचेस में उसको उसकी बॉलिंग पे ड्रॉप हुए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो रोल प्ले किया है पिछले मैच में शाहीन ने, इसी तरह टीम गेम होता है, एक दूसरे को बॉलर रिस्पॉन्ड करते हैं। जिस तरह बैट्समैन की पार्टनरशिप लगती है किसी मैच के अंदर, इसी तरह बॉलर्स की भी पार्टनरशिप होती है। एक बॉलर जो होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरे को मारते हुए वो विकेट ले जाता है। तो ये जो है पार्टनरशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा ख्याल है कि शाहीन की जिम्मेदारी ऑफ कोर्स बड़ी इस वजह से भी होगी। इस मैच के बाद एक्सपेक्टेशन फिर शाहीन के लिए वही हो गई, तमाम फॉलोअर्स की जो पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं। रिवर्स स्विंग जो हो रहा है उससे मैं समझता हूँ फ़र्क पड़ेगा। शाहीन का किरदार इस मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने इनिशियल आगे पहला ओवर किया था, गेंद स्विंग हुई थी, तो यहाँ पे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है न्यूजीलैंड के, चाहे वो कॉनवे हो या एलन हो, इनके खिलाफ कॉनवे के खिलाफ आउट स्विंगर बॉल, एलन के खिलाफ इन स्विंग यॉर्कर बहुत कामयाब हो सकती है उनकी। तो उस पर अपनी बेसिक जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे शाहीन को बॉलिंग करनी चाहिए। और अगर शाहीन एक दफ़ा फिर इस तरह का स्पेल जैसा बांग्लादेश के खिलाफ रिदम अटैक किया उन्होंने, अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन एक दो बॉलर और उनको रिस्पॉन्स देंगे तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चाहे पाकिस्तान पहले बैटिंग करके टारगेट पोस्ट करे बोर्ड के ऊपर न्यूजीलैंड के लिए, या न्यूजीलैंड पहले पाकिस्तान के लिए कोई टारगेट करे। तो पाकिस्तान की हकीकतन जो बॉलिंग है इस पूरे वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग रही है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर बॉलिंग पे यकीनन मैच आएगा तो उनको अपना किरदार दिखाना होगा। राइट, थैंक यू मोइन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो इसी इंतजार में हैं, ये सब कुछ जो आपने कहा ये सब कुछ करें वो और बस जीते। दैट्स ऑल। अच्छा जी, मज़हर अरशद साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट स्टैट्स एक्सपर्ट हैं और इनसे बहुत सी बातें हमने इसलिए भी करनी है बिकॉज एक खौफ भी होता है ना कि व्हाट डू द स्टैट्स से। बहुत शुक्रिया मज़हर। पाकिस्तान जिस तरह सेमीफाइनल में पहुंचा है ये कुछ कमाल ही हो गया है वैसे तो, लेकिन माजी में हमने देखा है हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हम कुछ ना कुछ करते करते सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाते हैं, लेकिन अक्सर फाइनल तक पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इस बार आपको हमारे क्या चांसेस लग रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान से पूछा जाता है कि वो इस टूर्नामेंट से पहले अगर सेमीफाइनल में जाते हैं तो वो किस टीम के अगेंस्ट खेलना पसंद करेंगे, तो शायद वो न्यूजीलैंड का ही नाम लेते हैं जो बड़ी टीम्स हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो अच्छी है। 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप्स हो,
पाकिस्तान कभी न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल नहीं हारा, बल्कि जब पाकिस्तान आलमी चैंपियन बना था 1992 में ऑस्ट्रेलिया में ही, तो तब भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ही सेमीफाइनल में हराया था। तो आई थिंक हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान आगे आया है, आई नो कि ज्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन जब आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना हो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो, तो तब आप अक्सर जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल हरा के जो है वो मेलबर्न में फाइनल भी खेलेगा। मुझे आपका ये एनालिसिस अच्छा लगा। अच्छा मज़र, आप सर्टनली नंबर्स के एक्सपर्ट हैं, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वो है, आपने बड़ा जायजा आई एम श्योर किया हुआ होगा, ले रखा होगा हमारे जो बैटिंग फ्लॉज हैं या हमारी बैटिंग जो इश्यूज हैं। क्या हम अपने जहन में ये बात बिठा लें कि बाबर और रिजवान अगर ओपन नहीं करेंगे तो हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे? वहाँ आपके स्टैट्स क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, इस वर्ल्ड कप में जो एक उभरते हुए प्लेयर हमने देखे हैं जिन्होंने के अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, वो मोहम्मद हारिस हैं। जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके फास्ट बॉलर्स को अटैक किया और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी। इस साल वो पेशावर ज़ल्मी के लिए PSL खेले थे और उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 180 प्लस था। तो अगर कोई प्लेयर 180 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है तो आपको आई थिंक कि उसकी इस सलाहियत का जो है वो फायदा उठाना चाहिए और उसको जो है वो आई थिंक एक अटैक करने का मौका मिलना चाहिए। तो आई पर्सनली थिंक कि जिस तरीके से हारिस ने खास तौर पे बैटिंग की है पिछले 2 मैचेस में, आई थिंक कि पाकिस्तान को हारिस के साथ जो है वो ओपन करना होगा। बाबर और रिजवान में से किसी एक को जो है आप बैटिंग ऑर्डर में नीचे कर सकते हैं। आई थिंक बाबर और हारिस अगर ओपन करें तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये भी बात होगी मज़र, अगर अब हम बॉलिंग की तरफ आए तो बज़ाहिर दोनों फास्ट बॉलिंग अटैक्स जो हैं वो टक्कर के लग रहे हैं हमें। शायद पाकिस्तान के पास तजुर्बे की कुछ कमी हो, लेकिन शाहीन, हारिस और नसीम शाह की फॉर्म जो है वो काफ़ी बेहतरीन चल रही है और यही फॉर्म बोल्ट, फर्ग्यूसन, इंसानों की भी है, तो बिल्कुल उनकी भी है। आपकी नज़र में दोनों में से बेहतर अटैक जो है वो किसके पास है? आई थिंक पाकिस्तान के पास ज्यादा अच्छा बॉलिंग अटैक है। बॉलर्स इन फॉर्म भी हैं। शाहीन अफरीदी अब वापस फॉर्म में आ रहे हैं। अगर हम पिछले 2 मैचेस देखें तो उसमें उनकी 7 विकेट्स हैं। वसीम जूनियर के शुरू के मैचेस बहुत अच्छे गए थे, उन्होंने शुरू के 2 मैचेस में 6 आउट कर दिए थे। नसीम शाह काफी इकोनॉमिकल है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो अभी तक सरप्राइज पैकेज रहे हैं वो शादाब खान है, क्योंकि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग के लिए जो है वो जाना जाता है, लेकिन शादाब खान इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लीडिंग विकेट टेकर हैं। उन्होंने 10 आउट किए हैं और सबसे खास बात यह है कि उनका जो इकोनॉमी रेट है इस वर्ल्ड कप में वो सिर्फ 6.2 है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ओवरऑल एक बॉलिंग अटैक्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। ऑल राइट, थैंक यू जी। हमारा बॉलिंग अटैक ज्यादा बेहतर है और मुझे आपका सारा एनालिसिस ही अच्छा लगा। आई फील लाइक वी आर इन अ गुड प्लेस। वी आर इन अ गुड प्लेस। बस इंडिया से जरा मैं कतराना चाहता हूँ फाइनल में। मैं चाहती हूँ कि हम फाइनल में लड़ें और मतलब जीतें। इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो जीतेंगे, लेकिन क्या ही है अगर इंडिया ही बाहर हो जाए फाइनल से। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख जो है ना वो दोहराएंगे इंशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। अब्दुल्ला, ऐसे ना किया करो। अच्छा जी, आज हम उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर, वैसे तो उर्दू अदब के बहुत से शोरा को लोग उर्दू अदब का सबसे बड़ा शायर कहते हैं, मानते हैं, लेकिन इस नस्ल में यानी आज जो हमारे लोग, हमारे दरमियान लोग जिंदा हैं, वो जॉन एलिया साहब को भी बाज़ लोग हैं जो उर्दू अदब का सबसे बड़ा शायर मानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जॉन एलिया साहब की आज 20वीं बरसी है। जनाब, वैसे तो बहुत से अशार हैं, लेकिन एक शेर जो मुझे उनका बहुत पसंद है वो ये कि मुझसे मिलने को आप आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूँ। हाउ नाइस, हाउ नाइस ना। कुछ बड़ी गहरी बातें हैं इनमें, इनकी शायरी में, और वो भी मतलब कितना मशहूर ही शेर है ना कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये तो लगता है आपके दिल से भी निकली है बात। किसके लिए अब कौन ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ उनकी ज़बानी भी सुन लें, क्या ख्याल है? बिल्कुल। अच्छा, जॉन अपने शेरी मजमूए को शाया करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा करते थे। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट ना, करते रहे, और यहाँ तक कि उनका पहला मजमुआ शायद तब शाया हुआ जब वो 60 बरस के थे। सो ही वाज 60 जब उनका पहला मजमुआ शाया हुआ। जॉन एलिया का अंदाज ना तो माजी के किसी शायर से मिलता है, ना ही बाद में वैसे बहुत से लोगों ने मुझे लगता है कि इनसे इंस्पिरेशन हासिल की, लेकिन माजी में इससे कबल जितने भी शोरा गुजरे हैं ऐसी शायरी नहीं लोगों ने देखी।
ऐसे अछूते आइडियाज और वाकई ही वाज डिफरेंट, मतलब समंदर जैसे बड़े आइडियाज को ऐसे कूजे में बंद करते थे कि अक्ल दंग रह जाती थी। और वो है ना कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से। यू नो एट टाइम्स लोग बात, ये आइडिया तो लोग देते रहे ना कि कोई शख्स बहुत बोल रहा हो तो ही माइट बी स्ट्रेस्ड और ही माइट बी हैविंग एंजाइटी, लेकिन उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट, हाँ, ही सेड इट इन अ वे व्हिच इज ब्यूटीफुल येट यूनिक। सो मतलब कौन कौन सा शेर हम इनका दोहराएं या याद करें? बहुत से लोगों के ये पसंदीदा तरीन शायर हैं। नाइस, दिस वाज अ गुड वन। अच्छा, हमारे बाय द वे इनके शेर ऐसे भी थे कि किसी भी मौके पे आप कोई ना कोई डाल सकते हैं। तो हमारी जो टीम है दे आर फैंस और हमेशा कोई ना कोई शेर रेडी होता है फॉर द ओकेजन। तो अभी भी हम कान में सुन रहे थे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक ज़बरदस्त खबर कल पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम से मुताल्लिक आई है। और खेलों के मैदान से खबर ये है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर निदा डार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत गई हैं। कंग्रेचुलेशंस टू निदा, PCB एंड ऑल द गर्ल्स आउट देयर। बिल्कुल जी, आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान और आयरलैंड की वुमेन क्रिकेट टीमों के एजाज़ में दिए गए इशाइये में निदा डार ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो करार पाने पर केक भी काटा, पूरी एक सेलिब्रेशन हुई। और निदा डार का कहना है कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। सर्टनली हमारे लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि कुछ साल पहले तक देयर वाज नो वुमेन्स क्रिकेट, देयर वाज नो टीम आइदर। और उस टीम को भी इतना आगे लेके जाना कि जहां आपको अवार्ड मिल रहे हो, आपको एक्नॉलेज किया जा रहा हो, बहुत बड़ी बात। अच्छा, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड रहा है नाम विराट कोहली के। ही हैज बीन डूइंग सो वेल, so yes, so there विराट कोहली and here निदा डार। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने आपको ये बताना है कि आज साल का आखिरी चांद ग्रहण भी है और मुकम्मल ये चांद ग्रहण होगा। ऑल्दो सूरज की मौजूदगी की वजह से हमारे यहाँ ये चांद ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। शायद चंद मिनट की ऑब्जर्वेशन, इस्लामाबाद में चंद मिनट की ऑब्जर्वेशन होगी और कराची में गालिबन सिर्फ 3 मिनट की ऑब्जर्वेशन हो सकेगी। खैर, दूसरा साल का दूसरा है और इस साल का आखिरी भी है, ये चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण का मुशाहिदा जुज़वी हो सकेगा और वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ होगा दोपहर 1:02 पे। सो आप सोचिए ना, उसके बाद दोपहर 4 बजे चांद ग्रहण अपने उरूज पे होगा। सो उस वक्त भी हमारे यहाँ रोशनी होती है ठीक ठाक और 6:56 पर ये ख़त्म होगा। सो ख़त्म होने से पहले पहले जहाँ जहाँ मगरिब होगी और सूरज ढल जाएगा वहाँ वहाँ हम देख सकेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया शुमाली किस तरह नजर आएगा? मतलब आप आंखों से देखेंगे? नहीं, मतलब क्या कोई शैडो होगा? शैडो ऐसी, हैव यू एवर सीन अ लूनर इक्लिप्स? ये जो फुटेज है ये एग्जैक्टली टाइम लैप्स्ड फुटेज की तरह है। सो ये वाली नहीं, लेकिन दूसरी जो है उसी तरह नजर आता है। और अच्छा अब्दुल्ला, ये वो वाला है जिसको देख सकते हैं? ये इस तरह नजर आता है। लुक एट दिस। नहीं, बट सोलर के वक्त तो कहते हैं ना सोलर एक्लिप्स को ना देखें, तो ये तो लूनर है। ये लूनर है, मैंने तो देखा हुआ है बचपन में। आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर इट। एंड वाज इट एज क्लियर एज दिस? इट वाज एज क्लियर एज दिस। अच्छा, आई हैव अ फीलिंग आई माइट हैव सीन इट टू। वैसे मुझे इतना कोई खास याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, मेरा ख्याल है जिंदगी की जितनी बहारें आप देख चुकी हैं, देखा ही होगा। तो व्हाट डू यू नो अबाउट? नहीं, मैंने भी देखा है ना। इस बात से हम आगे चले जाते हैं क्योंकि कोई बहारें नहीं रहेंगी फिर। ओके जी, साथ ही आपको बता दें कि गडानी के मकामी सैंड आर्टिस्ट जो हैं, उनका नाम है समीर शौकत। उन्होंने शाहनवाज दहानी का पोर्ट्रेट बनाया है। अंदाजा करें जरा जी, पोर्ट्रेट दिखाएं जल्दी से। और ये उनका ट्रिब्यूट सैंड में बनाया है, सैंड आर्टिस्ट है ना, एंड इट्स ह्यूज। इट इज क्वाइट, ये कोई रॉक के ऊपर बैठे हुए हैं और खासा नीचे काम किया हुआ है। शाहनवाज दहानी ने आर्टिस्टिक पिक्चर, बिकॉज़ ही न्यू हाउ टू शोकेस इट टू। समीर के आर्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया है। और अच्छा, जियो डिजिटल भी आप देख रहे हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है। सो जियो डिजिटल का खुसूसी तौर पर इन्होंने जिक्र शायद इसलिए किया है कि जियो डिजिटल को इन्होंने भेजा और फिर जियो डिजिटल के ज़रिए ये आवाम तक पहुंचा। और इससे पहले ये विराट कोहली का सैंड पोर्ट्रेट भी बना चुके हैं, जो शाहनवाज दहानी ने विराट कोहली को दिखाया भी था। हाउ कूल, हाउ नाइस, वेरी नाइस। वो दिखाया भी था, देखा आपने ये? हाँ, फोन पे। आई लाइक विराट्स चश्मे वैसे। आई लाइक दहानी बिकॉज ही इज वेरी एंडियरिंग एंड ही लव्स टू मीट एवरीबॉडी। और समहाउ जब इनको देखें तो ना
एक खुशी सी हो जाती है। सो ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत सी आम शख्सियत का बना चुके हैं। हमने आपको बताया कि बहुत सारी बातें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ देर के लिए अपना फोकस रखेंगे ऑन आवर सेमीफाइनल विच इज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और वैसे तो हमारे बॉयज़ ने किया है आराम, लेकिन हमारे कप्तान ने की है प्रैक्टिस। मिकी आर्थर उनके साथ थे मौजूद, और हमारे जो मेंटोर हैं, इसी पे हम मजीद सॉरी से आपको याद आ गया। वैसे इज माय क्वेश्चन, एक से सारे रुक जाए। कौन था? मैथ्यू हेडन। सॉरी, मैथ्यू हेडन। सॉरी मिकी आर्थर, मतलब आपको पता ही है उनके साथ तो फिर क्या हुआ था, ये उनको याद कर रहे हैं। इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रिब्यूट। हां, इट वाज लिटिल बिट ऑफ अ ट्रिविया एंड ट्रिब्यूट। Who is this? He doesn't remember. Were you like sleeping the last few years? नहीं, बात सुने, अभी पिछले घंटे में हमने मैथ्यू हेडन का जिक्र किया, तो हो जाता है। मिकी आर्थर को बीच में कहां से डालें? उसामा समीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, यार आप कर लें। हाँ, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सवाल मैंने सोचा हुआ था उस्मान के लिए, लेकिन खैर एनीवे मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा जी, पहले बड़ा सीधा साधा सवाल कर लेते हैं, फिर अब्दुल्ला जो है वो टेक्निकल बातें आपसे कर लेगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल जो होने जा रहा है, आपकी नज़र में फेवरेट कौन है और क्यों है? कैसा था मेरा सवाल? ये हो जाए। फेवरेट का टाइटल मैं आई थिंक किसी को नहीं दूंगा सेमीफाइनल में, वो भी T20 जैसे फॉर्मेट में किसी को भी एक फेवरेट करार देना आई थिंक थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों टीम अच्छी टीम है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड ज़रूर न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा रहा है, ICC टूर्नामेंट्स में भी अच्छा रहा है, नॉकआउट मैचेस में अच्छा रहा है, और अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ट्राई सीरीज में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, तो वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस एक होगा पाकिस्तान में। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस होगा कि हम इस टीम को हरा चुके हैं, हरा सकते हैं, और हमारा रिकॉर्ड भी अच्छा है। न्यूजीलैंड की मगर बहुत ही एक अच्छी टीम है। न्यूजीलैंड की हमेशा इन टूर्नामेंट्स में उन्हें खेलने आता है। ये जो नॉकआउट मैचेस होते हैं वो प्रेशर में कभी नहीं आते हैं उनके, हमेशा कोई ना कोई परफॉर्मर निकल आते हैं। पिछले साल भी उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड को, जो बहुत ही बड़े फेवरेट्स थे पिछले वर्ल्ड कप में, अबू धाबी में न्यूजीलैंड ने हराया था इंग्लैंड को, फाइनल में पहुंच गए थे, हालांकि खुद फाइनल में हारे थे। तो मैं ये कहूँगा कि फेवरेट्स आई थिंक स्पेशली इस फॉर्मेट में मैं कह नहीं सकता। मैं ये सिर्फ कहूँगा कि पाकिस्तान आई थिंक एक अच्छी टीम है, फॉर्म भी अच्छा है। आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम है पिछली 2 जीतों के बाद, हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ इतनी कन्विंसिंग जीत शायद नहीं थी, मगर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। आई थिंक टीम अच्छी है। जो मैचेस हारे भी हैं पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में, बहुत ही क्लोज मार्जिन रही हैं, एक बॉल का फर्क रहा है। आखिरी बॉल पे हारे इंडिया के खिलाफ, आखिरी बॉल पे हारे जिम्बाब्वे के खिलाफ, और ये अमूमन होता है T20 में। जब T20 में हमेशा ये होता है कि जो भी टीम का स्टैंडर्ड्स होता है वो एकदम सिमिलर हो जाता है, बिकॉज आपकी गेम छोटी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी इसमें फेवरेट है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आई थिंक दोनों टीम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगी, और पाकिस्तान स्पेशली आई थिंक जिस तरह का उनका टूर्नामेंट रहा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस टूर्नामेंट में, इस मैच में जाएंगी। उस बार ये बताइएगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अपने सबको बड़ा परेशान कर रखा है, और उसका एक सजेशन ये, शायद आफरीदी साहब ने भी सजेशन दिया कि बाबर को 1 डाउन भेजा जाए, मोहम्मद हारिस जो हैं उनसे रिजवान के साथ ओपनिंग कराई जाए, और फिर बाबर के बाद एक और बेस्ट हिटर बाबर की नज़र में जो भी मौजूद है वो मौजूद हो। लेकिन एक राय ये भी है कि भाई बाबर की जो विनिंग पोजीशन है, मैच विनिंग पोजीशन, वो ओपनिंग पे ही बनती है, तो उसको इस वक्त ना छेड़ा जाए। व्हाट वुड यू से? मशवरा आप कोई है इस पे राय? बाबर की पोजीशन जरूर प्रॉब्लमेटिक रही है, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं बाबर। रन्स आई थिंक कम बने थे, और पिछली 2 इनिंग्स जो खेली हैं उन्होंने बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आई थिंक उसमें पहली बार मुझे काफ़ी दिनों के बाद लगा है कि बाबर आउट ऑफ टच हैं थोड़े। यानी एक चीज़ ये होती है ना कि आप रन कम बना के आउट हो जाएं, लेकिन आप ठीक खेल रहे हैं, आप खुद यानी अपनी गेम के साथ खुश हैं। लेकिन एक दो बार कभी ये भी होता है कि बैट्समैन खुद अपनी गेम के साथ खुश नहीं होता है, मुतमईन नहीं होता है, और आई थिंक थोड़ा सा अंदाजा लग रहा था बांग्लादेश के खिलाफ जो इनिंग्स थी और उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि बाबर एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे थे टाइमिंग के लिए, थोड़ा सा गैप्स जो फाइंड नहीं कर रहे थे। इशू है, लेकिन मैं आई थिंक डेफिनेटली ये कहूँगा कि आप सेमीफाइनल से पहले या सेमीफाइनल के लिए आप ऐसा इतना एक बड़ा चेंज ना करें तो बेहतर है। आई थिंक मैं अगर होता सेलेक्टर या मैं अगर टीम मैनेजमेंट होता तो मैं फिर भी कहता कि यार सेमीफाइनल के लिए आई स्टिल वांट बाबर एंड रिजवान टू ओपन। आपकी कई सालों से ये दोनों, 2 साल हो गए हैं दोनों साथ ओपन कर रहे हैं, सक्सेसफुल पार्टनरशिप रही है, और आई थिंक इतना बड़ा चेंज, उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है ना टीम पे, खुद बाबर पे, अनलेस बाबर खुद खुश हों, बाबर कैप्टन है, अनलेस वो खुद खुश हों कि मैं 1 डाउन खेलूं और हारिस को ऊपर कर दूं,
आई थिंक मैं ये चेंज नहीं करूंगा। ये बड़ी गेम है, इंपॉर्टेंट गेम है, और इस इंपॉर्टेंट गेम में आप अपने बड़े प्लेयर्स को बैक करते हैं टू कम गुड। मगर उससे भी ज़्यादा आप आई थिंक अपनी जो कॉम्बिनेशन जो जीतती हुई आ रही है उससे आप बैक करते हैं कि भाई बाबर रिजवान ने फेल करा है लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर आपके रन बना रहा है। तो आई थिंक यू बैक योर टीम जो कॉम्बिनेशन है टूर्नामेंट प्ले में, अनलेस कोई बहुत ही बड़ी इशू हो जाती है। चलिए लेट्स सी वहाँ क्या होता है। अच्छा उस्मान, इंडिया वाले मैच में शिकस्त के बाद फौरी बाद बल्कि देखा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का रिवायती फार्मूला जो है वो अपनाया और 4 फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बनाया। अब न्यूजीलैंड की टीम फास्ट बॉलर से ज़्यादा डरती नहीं है, तो क्या सिडनी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएं और प्ले करें या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक एक्स्ट्रा बैटर जो है वो खिला लेना चाहिए? आप क्या समझते हैं? फास्ट बॉलर्स आई थिंक पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पिछले 2-3 साल से फास्ट बॉलिंग में है। इनके बॉलर्स आ गए हैं, हारिस आ गए हैं, वसीम की डेवलपमेंट अच्छी हुई है, शाहीन ऑफ कोर्स दुनिया में टॉप बॉलर्स में से हैं। तो अब आई डोंट सी कि आप चेंज क्यों कर रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ चल रही है, आपने अच्छी बॉलिंग कराई है, आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि दूसरी टीम क्या चीज़ अच्छी खेलती है, आपको अपने स्ट्रेंथ पे भी बिलीव करना होता है और उसी स्ट्रेंथ पे आपको टीम पिक करनी होती है। आई थिंक आपके 4 फास्ट बॉलर्स परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। कभी अगर किसी का बुरा दिन होता है तो दूसरा आ जाता है। और पाकिस्तान की अभी जो अच्छी बात है टीम की, उनके ऑप्शंस ऐसे हैं ना, उनकी बैलेंस एक ऐसी है कि आपके पास नवाज भी है, आपके पास शादाब भी हैं, दोनों ओवर्स करा सकते हैं। इफ्तिखार ने बॉलिंग कराई थी बांग्लादेश के खिलाफ, आपके पास ऑप्शंस हैं और अलग अलग किस्म के ऑप्शंस है। शादाब आपका लेग स्पिनर है, आई थिंक इस टूर्नामेंट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स गोइंग, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स गोइंग सो फार। इफ्तिखार आपको राइट आर्म ऑफ स्पिन का ऑप्शन देते हैं और नवाज आपको स्लो लेफ्ट आर्म का ऑप्शन देते हैं। तो आई थिंक जो पाकिस्तान का अटैक है, जिस तरह के जो ऑप्शंस है ना और जो लाइनअप है पाकिस्तान की, आई थिंक अभी अच्छी बैलेंस है। आपको उसमें बैटिंग ऑप्शंस भी हैं, इसलिए शादाब तक आप बैटिंग करते हैं, नवाज तक आप बैटिंग करते हैं। अगर आप लो डाउन देखें, वसीम की हिटिंग में लोग बिलीव करते हैं, शाहीन की हिटिंग में बिलीव करते हैं। आपकी डेप्थ है थोड़ी बहुत बैटिंग में, इंग्लैंड जैसी शायद ना हो मगर आपकी डेप्थ है और आपकी बॉलिंग ऑप्शंस, आपके हर किस्म की बॉलिंग आपकी कवर्ड है। एक्सट्रीम पेस, दोनों हारिस रऊफ, वसीम, नसीम शाह पेस फास्ट बॉलर्स हैं। शाहीन का लेफ्ट आर्म एंगल, उनकी भी पेस है। फिर आपके पास 3 अलग किस्म के स्पिनर्स हैं। तो आई थिंक मैं वो एकदम चेंज नहीं करूंगा। आपके 4 फास्ट बॉलर्स सक्सेसफुल रहे एंड आई वुड कंटिन्यू टू प्ले दोज फॉर द सेमीफाइनल। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान समीउद्दीन। हमने क्रिकेट के बारे में मजीद बात करनी है। हमने वैसे मैथ्यू हेडन का नाम यहाँ कंधा करवाने का फैसला भी किया। क्या करवाने का? टैटू कराने का फैसला भी किया है हमने। लेकिन क्विकली आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन कहते हैं कि बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है। वी ऑल नो दैट, वी रिस्पेक्ट दैट। और हैरान ना हो जब बाबर बड़े मैचों में कुछ कर दिखाएगा। और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक खतरनाक और तजर्बाकार है और शाहीन इंजरी के बाद अब आया है और अब उनका मोमेंटम जो है वो बेहतर हो गया। हमने आपको बताया तो सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि मैथ्यू हेडन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये तमाम बातें जो हैं वो उन्होंने एक प्री मैच जो सॉर्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीट एंड ग्रीट होता है उसमें की हैं। और 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन की अभी आप बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि एक ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है। टॉप ऑर्डर ने काम नहीं किया लेकिन मिडिल ऑर्डर अच्छा कर रहा है। हारिस की कहानी ऐसी है कि इसे सब सुनना चाहते हैं और इस टूर्नामेंट में सबका अप डाउन हो रहा है। फास्ट बॉलर्स को खेलना ऐसा ही है जैसे मैग्रा और ब्रेटली को खेलना है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को उन्होंने तारीफ करते हुए ये कहा कि उनको खेलना ऐसा है। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा मैथ्यू हेडन ने कि न्यूजीलैंड के पास पावर तो है लेकिन वो नई बॉल से नाकाम हुए। तो ये भी उनका कहना था। और पाकिस्तान की खास बात जो उनको पसंद है वो बड़े मैचों में शानदार वापसी होती है। मैथ्यू हेडन का ये भी कहना था, एक कमबैक बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं और वी आर गोइंग विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड इनटू द और पता है क्या, हमारा खौफ अब उतर गया है। जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो हमने कर दिखाया। मतलब हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। सबने ये अपने जहन में तय कर लिया था कि हम सेमीफाइनल से बाहर हैं तकरीबन। वो तो अल्लाह का करिश्मा कुछ ऐसा हुआ कि हम पहुंच गए। और अब जब हमने हमेशा देखा है वी बीट द अदर टीम्स एट द एंड ऑफ द डे। हमारे अच्छे दिन गुजरे। वो कहते हैं ना कि वो किचन में जो कुछ भी हो रहा हो दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन खाना जब पक के अच्छा टेबल पे आता है तो खाने वालों को ये नहीं पता होता कि पीछे क्या हुआ है, किचन में क्या कड़मस मची है। एग्जैक्टली। सो वी बीट द अदर टीम्स एंड देन वी रीच द सेमीफाइनल। नॉट के फेवरेटिज्म हुई है, वी डिड बीट बट अदरवाइज एक वो साउथ अफ्रीका वाला अपसेट भी हुआ ना जिसने हमारे आगे पहुंचने की राह। सर्टनली
नंबर की, तो उसे हम नहीं मिस आउट कर देखिए, सकते। टॉप 2 टीम्स ऑफ द ग्रुप्स आर देयर इन द सेमीफाइनल्स एंड वी आर वन ऑफ द टॉप टीम्स। इंडीड वी आर। सो हम ये कह रहे हैं कि अब जब हम बेधड़क हो गए हैं, क्योंकि हम वो हो गया ना जिसका एक्सपेक्ट कम लोगों ने किया था, तो जब हम बेधड़क हो जाते हैं तो हम निडर हो जाते हैं, और जब निडर हो जाते हैं तो फिर हम ज़बरदस्त खेलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा ही खेलेंगे। कॉर्नर टाइगर्स काइंड ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन। बड़ी मूवी बना दी है आपने। मूविंग ऑन, बिल्कुल ही किसी और बात पे बात करते हैं। और एलन मस्क को क्या हुआ है आजकल? कब से क्या हुआ उनको? तो जी, दुनिया के अमीर तरीन बाय द वे शख्सियात में शामिल एलन मस्क जो हैं, इलॉन मस्क वैसे मैं इनको कहती हूँ, तो ट्विटर ख़रीदने के बाद बकौल अब्दुल्ला उनको कुछ हो गया है, तो उसके बाद वो बड़े इंटरेस्टिंग फैसले जो कर रहे हैं, उनकी वजह से वो खबरों में तो रहते ही हैं। और ट्विटर का चार्ज संभालते ही उन्होंने पहले 50% से ज़ायद मुलाजमीन को नौकरी से फारग कर दिया। बाय द वे, इंडिया को इस पर बड़ा एतराज़ है कि इंडियन तो सारे ही ऑलमोस्ट आउट हो गए हैं। 90% जो है उनकी नौकरियां तो गई। और फिर उन्होंने तस्दीक शुदा यानी ब्लू टिक वाले अकाउंट होल्डर, जैसे कि मैं भी हूँ, माहाना $8 लेने का ऐलान किया है। I don't know. People are not happy about it. इस पे बड़ी तनकीद हो रही है, by the way. एक ऐलान वैसे मुझे उनका अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ और बन के ट्वीट कर रहा होगा, इम्पर्सनेट करेगा, कि जब तक वो अपना पैरोडी नहीं लिखेगा उस अकाउंट डिस्क्रिप्शन में, यही तो मैं आगे उसको बंद कर दिया जाएगा। अब इलॉन मस्क ने 2 फैसले जो किए हैं, ऐलान किए हैं, जो कि ट्विटर को बदल के रख सकते हैं। एक तो अब्दुल्ला जो आप कह ही रहे हैं कि इलॉन मस्क ने पैरोडी अकाउंट्स के हवाले से अपनी पॉलिसी जो है वो वाजे कर दी है, और ऐसे अकाउंट्स जिनके प्रोफाइल में ये वाजे नहीं किया गया कि ये पैरोडी अकाउंट्स हैं, इसे ट्विटर अकाउंट्स को वार्निंग दिए बगैर मुअत्तल कर दिया जाएगा। बिकॉज पीपल वो तस्दीक नहीं करते हैं। पैरोडी अकाउंट से भी कोई चीज़ जारी हो ना, तो कहते हैं सही कह रहे होंगे, हालांकि ऑब्वियस कोई जोक होता है, लेकिन सम पीपल डोंट गेट द जोक। मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर एतजाज़ एहसन साहब के अकाउंट्स की तादाद निकाली जाए तो नहीं समझ आता बड़ी है कि कौन सा असली है, कौन सा इसी तरह। लेकिन इसीलिए मुझे ये ब्लू टिक वाले अकाउंट, जो कि ऑब्वियसली वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, कि ये इसी बंदे का अकाउंट है, वही चला रहा है। पता है, बहुत सारी दफ़ा बहुत सी बड़ी पर्सनालिटीज़ के अकाउंट्स नहीं भी वेरीफाई होते। ठीक है, नहीं होते, लेकिन जिनके हैं उनसे क्यों $8 ले रहे हो? मैं तो आगे खबर ही नहीं कर रही। इरशाद भट्टी साहब के अकाउंट्स भी पता नहीं पिछले दिनों कितने, पिछले घंटे में थे हमारे साथ मौजूद, से मुझे याद आया। तो अजीब अजीब सी ट्वीटें लोग शेयर कर रहे हैं कि भाई ये तो ये हो गया, ये हो गया, ये मुल्क छोड़ के चले गए, और उन्होंने ये फैसला कर दिया, और उन्होंने ऐलान कर दिया, और पता नहीं क्या। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें हो रही है ना। तो इसके अलावा जी, इलॉन मस्क ने फेक न्यूज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का भी अज़म जो है वो कर लिया। अच्छी बात है, जो कि बड़ा ही पॉजिटिव मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सोशल मीडिया या ख़ुसूसन ट्विटर पर फेक न्यूज़ का बाजार गर्म है, और कोई कोशिश भी नहीं करता कि कोई फेक न्यूज़। देखिए, सम थिंग्स आर टू ऑब्वियस ऑल्सो, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको वैसे ही दिल में शक आ जाता है कि आओ ज़रा इसकी तस्दीक की जाए, ज़रा मज़ीद रिसर्च किया जाए। मोस्ट पीपल डोंट डू दैट। वो एक न्यूज़ पढ़ते हैं, लग भी रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, मान लेते हैं, फिर उसकी तस्दीक भी आ जाती है, लेकिन दिल को चूंकि वो पहली वाली फेक न्यूज़ भाई होती है, तो वो तस्दीक देखते नहीं है। ये बड़ी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आई एम ग्लैड ही इज डूइंग बस हमें अपनी मर्जी की बातें सुनना पसंद है, अब ये तय हो गया है। सो जो हमारी मर्जी की बातें करेगा वो हमें सच लगेंगी, और वो सच नहीं भी होंगी तो हम उनको प्रमोट करेंगे, या उनको रीट्वीट करेंगे, या उनकी तरवीज करेंगे। इमरान खान साहब को गोली लगने के मामले पे देख लें, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर दोबारा 3 हो गई, फिर गोली के पुर्जे हो गए। सो ये तमाम सूरत हाल भी हमारे सामने है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि ट्विटर मालूमात के हवाले से मौजूदा दौर का एक सबसे बहुत बड़ा ज़रिया है, अहम ज़रिया है, लेकिन इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि बज़ाहिर फ़ेक न्यूज़ की पहचान बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ और आज़ादी राय के दरमियान एक बड़ी बारीक सी लकीर है जो मुबहम हो गई है। और झूठ का बाज़ार, प्रोपेगेंडा का बाज़ार गर्म है, और इतना एट टाइम्स इतना झूठ बोला जाता है, और इतने तवातुर के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है कि फिर फॉर द टाइम पीरियड, और फिर फॉर द टाइम पीरियड उसे सच समझ लिया जाता है। एंड यू नो देन इट टेक्स ईयर्स एंड डेकेड्स। फिर लोग हिस्टोरियंस और तारीख दान जो हैं वो जाते हैं माजी में और लिखते हैं कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा उस पर किया जा रहा था ये झूठ पर मबनी था। यही तो सारी मतलब उसके फौरन बाद, मगर उस वक्त का बेड़ा गर्क तो हो जाता है ना? लेकिन उसके फौरन बाद भी अगर सच बता दिया जाए, जिसके बारे में झूठ हो या जो भी सिचुएशन है, वो खुद आके भी बोल देना कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, हमने जो मान लिया वो मान लिया। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल दुनिया में हो रहा है।
उसामा खिलजी डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। उसामा से हम बहुत सी चीज़ें जो हमें कभी कभार नहीं समझ आ रही होती हम पूछते हैं। उसामा, वैसे तो बाकी बातें हम पूछ ही लेंगे, प्लीज़ ब्लू टिक वाला मामला का ज़ाती मसला हुआ मेरा ज़ाती मसला है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बता दें, ये इलोन मस्क ने वेरिफिकेशन वाले ब्लू टिक को $8 महाना कर दिया। मतलब व्हाई वुड यू डू दैट? 20 से शुरू हुए थे वैसे। 8 भी टू मच है, मेरा मूड नहीं है कुछ भी देने को, बट एनीवे आपको कैसा लग रहा है फैसला? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि वो लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद हो और जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका टिक लग जाएगा, लेकिन जिनके पास जो है महाना $8 फालतू ना हो खर्चने के लिए, क्रेडिट कार्ड ना हो, तो वो वेरीफाई नहीं हो सकते। और इसमें खासकर मसला उन लोगों के लिए आता है जिनकी फेक प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं, जिनके बारे में डिसइंफॉर्मेशन और अफवाहें फैलाई जाती हैं और उनके फेक प्रोफाइल्स के जरिए उनको खतरे में डालने की कोशिश की जाती है। उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है। 100% अग्रीड, क्योंकि ये तो फिर इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, डिस्क्रिपेंसी आपने दे दी कि जो अमीर हैं वो अपने आप को ब्लू टिक कराते जाएंगे और जो नहीं है या नहीं अफोर्ड कर सकते उनके पास $8 एक्स्ट्रा नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके शायद ब्लू टिक्स जाते रहेंगे, और मेरी इस बारे में राय शायद बायस्ड होगी क्योंकि मेरा नहीं हो रहा था। तो अब आप कह रहे हैं मैं $8 दे के ले लूंगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये खरीद सकते हैं। खरीद नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि ये हम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उसामा, कि मतलब ये नहीं है जो, हाँ ठीक है कोई है ऑलरेडी वेरीफाइड, वो हो सकता है ना अफोर्ड कर पाता और उसका ब्लू टिक चला जाए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि हाँ जी अगर मैं नहीं हूँ एलिजिबल वेरिफिकेशन का तो मैं $8 दे के वो वेरीफाई हो सकूंगा। यानी अब्दुल्ला, यू डू रियलाइज अब आपका चांस ही नहीं बन रहा। मतलब कि पहले तो उम्मीद थी, अब तो सिचुएशन ही तो हमारी हालात भी इस बात की इजाजत नहीं देते। अच्छा अब ये बताइएगा उसामा कि इलॉन ने ये ऐलान भी किया कि इनका मिशन होगा ट्विटर पर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का खात्मा। बड़ा मुश्किल वैसे इन्होंने अपहिल टास्क। मुमकिन भी है क्या अब भी फेक न्यूज और आज़ादी इजहार राय के दरमियान फर्क करना एक ग्रे एरिया नहीं है? ग्रे एरिया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कौन इसका जो है फैसला करेगा कि क्या खबर सच है, क्या झूठी है, और किस तरह वो ये फैसला करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मसला आ सकता है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि जो भी ट्विटर सार्फिन है वो सब जो है खबर या इंफॉर्मेशन ट्विटर पे खुद ट्वीट के जरिए डाल सकते हैं। तो क्या वो हर किसी की ट्वीट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर पाएंगे, या सिर्फ वायरल ट्वीट्स को वेरीफाई करेंगे, क्या उसके तरीकाकार होंगे? ये सब अहम सवालात हैं। इनमें कुछ मॉडल्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि फेसबुक ने AFP के साथ पार्टनरशिप की हुई है। तो एक AFP एक इदारा है जिसमें जो ज़्यादा वायरल पोस्ट होते हैं उसको वो फैक्ट चेक करके देख लेते हैं। क्या ट्विटर इस किस्म का मॉडल इस्तेमाल करेगा? तो ये भी देखने को बाकी है, लेकिन इसमें यही मसला आता है कि अक्सर जो है क्या सच्ची खबरों को झूठा ना बुलाया जाए। राइट। अच्छा उसामा, साथ ही ये भी बता दें कि इतलात आ रही हैं कि एक और बड़ा कदम ये उठाया जा रहा है कि जाली अकाउंट्स, ये बॉट्स वगैरह जो होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ट्विटर पर कितना फ़र्क पड़ेगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो ट्विटर है उस पर सियासत पर कितना फ़र्क पड़ेगा? ओके, या श्योर, यही था। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम कदम होगा, क्योंकि जो फेक अकाउंट्स हैं, जो बॉट्स हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि आप एक PR एजेंसी हायर कर सकते हैं या हुकूमती इदारे को भी अपने जो है वो होते हैं फेक अकाउंट्स, और उनके ज़रिए जब हम देखते हैं जो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं ट्विटर पे, उनका इस्तेमाल किया जाता है बॉट्स के ज़रिए, और ये दिखाया जाता है कि लाखों लोग इस पे बात करें, लेकिन असल में वो कुछ ही लोग सैकड़ों अकाउंट चला के जो है एक टॉपिक को टॉप पे ट्रेंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर इसमें जो है ये कदम होता है कि आप बॉट्स या फेक अकाउंट्स को जो है आप कंट्रोल कर सकें, तो इसमें ट्विटर में जो जेन्युइन डिबेट और डिस्कशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो जमहूरियत के लिए एक बेहतर स्टेप होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीकाकार से जो है फेक अकाउंट्स को की शिनाख्त की जाएगी, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि ट्विटर अक्सर जो है लोग अनोनिमसली इस्तेमाल करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो अगर अपनी शनाख्त जाहिर करें तो उन पे खतरे आ सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी पे उन पे केसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से भी लोग जो है अनोनिमस अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि इस तरह के अकाउंट्स को भी बंद किया जाएगा या अनोनिमिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है।
ऑल राइट, थैंक यू उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद थे। सो लेट्स सी कि इलॉन मस्क कहाँ जाकर रुकते हैं। मुझे पता है क्या, किसी शख्स का शुरू हो जाना तो ठीक है, अहम होता है किसी काम को आगे बढ़ाना, लेकिन कहाँ जाके रुकना है वो मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और फिर आपको पता है ना कि जो उनके कुछ लोग थे जिंदगी में इलॉन मस्क के, मतलब उनको बताए बगैर उनके अकाउंट्स ही इन्होंने मतलब खत्म ही कर दिए। पर्सनल भी ग्रजेस और दुनिया के सामने निकाल रहे हैं। ही डजंट केयर। वैसे व्हाई शुड ही केयर? 4 बिलियन इन्होंने पता नहीं दिए हैं कोई ट्विटर को एक्वायर करने के लिए। थोड़ी सी दिल लगी तो कर रहे हैं ना फिर हो जाता होता है। अच्छा एनीवे, हमने शुरू में पिछले घंटे में जब हम बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि जो प्रोटेस्ट होते हैं और जी सड़क बंद कर दी और पहिया जाम, मोटरवे पे लोग रोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कितने ही लोग हैं। वन ऑफ माय फैमिली फ्रेंड्स वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन मोटरवे, और कल से यही सिलसिला चल रहा है। शमशाबाद पर पीटीआई का एहतजाजी कैंप इस वक्त जारी है। रावलपिंडी से खबर आ रही है दर्जनों कारकुन मौजूद हैं। मरी रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। लोग सर्विस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैफिक के लिए। सो ये सब कुछ तय किया, ये सब कुछ हो रहा है हमारे सामने, और ये प्लानिंग के तहत बाय द वे हो रहा है, बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है। और अपने ही सूबों में जहां अपनी ही हुकूमतें हैं वहां भी आवाम को तकलीफ पहुंचाने से गुरेज। वैसे ये whose idea is this? मतलब रोके दिस वुड नॉट गेन यू एनीथिंग। और या फिर यू हैव थॉट अबाउट इट कि हम पॉपुलैरिटी के वो उस नेच में हैं कि हम स्याह को सफेद और सफेद को स्याह भी कह देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस किस्म की बातें आपको पता है पहले हो चुकी हैं कि this works at times, but after some time people start realizing कि बस कर दें, मेरा ख्याल है, और कुछ अकल के नाखून। सबसे मुझे जो अजीब बात लगती है कि लोगों को नजर नहीं आ रहा कि देखिए फाइन, आप जिसको भी फॉलो करना है करें, और अगर आपको उनकी आइडियोलॉजी पसंद है गुड फॉर यू, लेकिन जो चीजें आवाम को तंग कर रही हैं उस पर तो एहतजाज करो। मतलब देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट। हर कैरेक्टर में, हर पार्टी में, हर चीज में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं होती। एक्नॉलेज तो करो भाई। तो दिस वाज नॉट गुड। अच्छा, बड़ी एक कंट्रोवर्शियल सी ट्वीट भी मैं देख रहा हूँ फवाद चौधरी की। जरा एक मेहमान, एक नौजवान, लेकिन इसमें भी बॉटम लाइन एक और चीज़ कि वो जो हम प्रोटेस्ट और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, ये भी उसी की कड़ी है कि क्यों एक प्रोविंशियल हुकूमत और फेडरल हुकूमत के बीच में फंस के जिनका काम करना है, मतलब ये हमारे ये ब्यूरोक्रेसी है, इसके अलावा तो हमारा काम चल ही नहीं सकता, उनको क्यों तंग किया जा रहा है कि उनको भी अदालत जाना पड़ गया। आई मीन डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग कि क्यों सिस्टम को इतना उखाड़ रहे हैं? जब हम पुलिस को अपने मफादात के लिए कोई भी सियासी जमात हो वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर यही होता है। और मैट्रिक के सालाना हम जरा मूविंग ऑन कर अफसरान की बात कर रहे हैं तो बच्चों को और नौजवानों को, बच्चे बच्चियों को आजकल भी बड़ा शौक होता है कि वो मुकाबले का इम्तिहान पास करें और फिर अफसर बने। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 1072 नंबर हासिल किए। पेंटिंग्स और तकरीरी मुकाबलों में सूबाई और ज़िलाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल की और कुछ मुनफरद इनाम इस सब पे बनता है। फैसलाबाद की होनहार तालिबा हैं मरवा बसरा। एक दिन के लिए इन्हें एजाजी डीसी बनाया गया, यानी डिप्टी कमिश्नर, और वही प्रोटोकॉल मिला, वही मरात मिली और दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इनको सलामी भी दी और इनको सारे टेंशन्स इनके उठाए गए। मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें सारी और जो बाकी चीज़ें होती हैं यू नो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है ना, वैसे फिर काम भी करना पड़ता है। सो मरवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे। मरवा, पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, मतलब जो आपने अपना मार्क्स लिए हैं 1072 आउट ऑफ 1200। आई एम अज्यूमिंग ये मरवा एग्जैक्टली बताएंगे मुझे। मरवा बताएं जरा क्या होता है। मैं आउट ऑफ टच हूं टोटल नंबरों से। मी टू टोटली। तो बताइए। ये मैट्रिक के मार्क्स 1100 में से थे और मेरे 1072 आए थे। इसके अलावा जो इस चीज को सिलेक्शन थोड़े से और रह गए थे, वो भी आप पूरे कर लेती। ये जो 27-28 कटे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे कटे होंगे, ये कैसे हो गया? ये मतलब 1072 नंबर 1100 में से। चलिए खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो हम मजाक कर रहे हैं आपके साथ। ये जरूर बताइएगा कि ये जो एक जबरदस्त किस्म, मतलब किसी को कोई तोहफा चाहिए हो तो इस किस्म का एजाज के एक दिन के लिए डीसी बन जाए, ये किस तरह हुआ? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हमारे डिप्टी कमिश्नर का, सर इमरान हामिद का। इसका इनकाद कुछ इस तरह किया गया कि मैट्रिक में जिन बच्चों के 95% से ज़्यादा मार्क्स थे वो इसके लिए एलिजिबल थे।
उनको एक पूरा फॉर्म फिल करना था जिसपे आपके जो मैट्रिक के मार्क्स थे उसके 40 मार्क्स थे, इसी तरह 20 मार्क्स आपकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के थे। मतलब उसमें आपका था कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे टॉप किया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है तो फिर आप उस पर टिक कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट साथ अटैच करने थे। इसके अलावा आपके बिहेवियर के और ये सारी चीजें इंक्लूड करके ना वो एक फॉर्म था, उसके टोटल 100 मार्क्स बनते थे। अब बहुत से एप्लीकेंट्स थे और सब एप्लीकेंट्स के मार्क्स का सम किया गया और फिर जो टॉप 20 स्टूडेंट्स थे उसको उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू का एक प्रॉपर इंटरव्यू का एक प्रॉपर पैनल था। इंटरव्यू लिया था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने और सीईओ ने, सीईओ एजुकेशन और डीईओ एजुकेशन, और एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया गया जैसा कि मोस्टली सीएसएस के स्टूडेंट्स का लिया जाता है। जाहिर सी बात है हमारे पास उतना नॉलेज तो नहीं था, नॉलेज की मतलब जनरल नॉलेज उन्होंने उस हद तक ही पूछा जिस हद तक एक मैट्रिक के स्टूडेंट को पता होता है। नहीं, फॉर अ मैट्रिक स्टूडेंट तो आपने काफी कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया, मतलब इतने प्रोसेस से आप गुजर के एक दिन के लिए आपकी तैनाती हुई। वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस वैसे फॉर यू। जबरदस्त। अच्छा तो जी बहुत फेयर वे में अरेंज किया गया। बहुत से लोगों का नीचे कमेंट्स भी आ रहा था कि कोई ऑफिसर की बेटी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मामा एक स्कूल टीचर हैं, बल्कि वो जिस स्कूल में मैं थी उसी स्कूल में वो टीचर हैं, और ये बहुत फेयर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और मैं बहुत सराहती हूँ इस कदम को। और इंशाल्लाह 20 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 20 लोगों का इंटरव्यू हुआ फिर, और उसमें फिर आप क्वालिफाई हुई और आपको जब ये खबर मिली कि आपको एक दिन के लिए एजाजी डीसी बनाया जा रहा है, तो क्या तासुरात थे आपके घर वालों के? मैं बहुत खुश थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी मदर जो कि मेरे लिए इतनी मेहनत करी, मैं उनके लिए किसी तरह फख्र का बाइस बन सकूं। और उस वक्त मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अपनी मामा, अपनी फैमिली और अपनी टीचर्स के लिए फख्र का बाइस बनी हूँ। और अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि चीज़ को अचीव करना आसान होता है लेकिन उस अचीवमेंट को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो खैर बहुत ही जबरदस्त हो गया, आप एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर बन गई। उस एक दिन में आपने क्या क्या किया ये बताएं, और कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, कैसा माहौल लगा, और कुछ ऐसा भी डिसीजन ली कि ये मैं पढ़ लिख के एक्चुअली इसी कुर्सी पे बैठना चाहती हूँ? मैंने एक बहुत यादगार दिन था, मैंने बहुत कुछ सीखा। वो दिन गुजारने के बाद अब मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी कौम की बेटी हूँ जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत एंथुजियास्टिक लोग मौजूद हैं, बहुत एंथुजियास्टिक ऑफिसर्स मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अब मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं उस सीट पर इंशाल्लाह पहुँच पाऊँ। और मेरा ये ख्याल है कि एक दिन का ऑनरी डिप्टी कमिश्नर बनाना इस बात का सबूत है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस कौम के मुस्तकबिल को, इस कौम के मुस्तकबिल की किरदार साजी के लिए किस कदर सरगर्म है। आप बड़ा अच्छा बोलती भी हैं माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस के तो पूरे नंबर हैं, एलोक्वेंट भी हैं, और यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। बट यू नो उनकी बातों से ही पता चल कमिंग लाइव ऑन टीवी एंड स्पीक, तकरीरी मुकाबलों से बिल्कुल मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है। सो हम बड़े इम्प्रेस्ड भी हैं आपके इस कॉन्फिडेंस से, आपके एतमाद से। ये बताइएगा कि इतने नंबर आपने ले लिए हैं, ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, आप MBBS भी कर सकती हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकती हैं, बिजनेस भी पढ़ सकती हैं। आपने क्या सोचा है कि आपने कोई और डिग्री लेने के बाद मुकाबले का इम्तिहान देना है? आगे कहाँ एडमिशन ले रही हैं? CSS करेंगी क्या? जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह MBBS करूंगी और उसके बाद मैं MBBS एज अ बैचलर डिग्री लेने के लिए करूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह मैं CSS करूंगी। तो वो तो बहुत ज्यादा, ये तो काफी लॉन्ग टर्म प्लान हो गया आपका, कोई 10 साल मंसूबा हो गया। बहुत कंज्यूमिंग होता है MBBS, आपको पता है, आसान नहीं है। जी मुझे अंदाजा है। मेरे जो बड़े दोनों बहन भाई हैं, दोनों MBBS कर रहे हैं माशाल्लाह, और उनसे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिली है। और दूसरा, मुझे मुश्किल काम को, मुश्किल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। नहीं तो डॉक्टर आप खुद बनना चाहती हैं या अम्मी ने कहा है कि बड़े बहन भाई बन रहे हैं तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ? और मतलब सच जवाब? हाँ, नहीं मेरा खुद बहुत इंटरेस्ट है, बायोलॉजी मुझे वैसे बहुत पसंद है। मेडिसिन में है, चलें फिर तो आप मतलब अगर एंड गोल आपका CSS है तो सीधा उसमें भी आप जंप मार सकते हैं। मेरा तो वैसे यही मशवरा है कि आप सीधा CSS करें। नहीं, बट वही करें जो आपका दिल चाह रहा है। मुश्किलात का सामना करना अच्छा लगता है, आसान वे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप बहुत बेस्ट अब्दुल्ला, आपको क्या पता, ये बिल्कुल मरवा आप सही जगह जा रही हैं। मरवा जल्दी से बता दें कि आपने जब ये विजिट किया मार्केट्स का, इतनी प्रोटोकॉल थी, मतलब सब कुछ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और लोगों का क्या रिएक्शन था कि एक नन्ही सी ब्रिलियंट बच्ची आके हमसे सवाल कर रही है? जो उनकी इंतजामिया थी, उन्होंने तो ये इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि एक छोटी बच्ची है,
उन्होंने पूरा DC वाला ही प्रोटोकॉल दिया मुझे और अच्छा लगा मार्केट्स में चेक करके। बहुत सी बातें अच्छी भी थी और बहुत जगह पे कमी भी थी, पर मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कमी पूरी हो जाएगी। क्या तब्दील करना चाहेंगी आप इस निज़ाम में या अपने इर्द गिर्द जो आप चीज़ें देखती हैं, कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ ये तब्दील होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चेंज की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान जिस जगह पर है वो सिर्फ अपने फ्राइज को अगर ऑनेस्टी के साथ अंजाम दे तो एक बहुत अच्छा मुआशरा जन्म ले सकता है। कल जब मैंने वहाँ डिफरेंट ऑफिसर्स से मिली तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो ऑफिसर्स हमारी तरक्की के लिए बहुत सरगर्म है, लेकिन जो पब्लिक है वो साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान शायद फासला थोड़ा ज्यादा है और इस कदम के बाद वो फासला बहुत कम भी हुआ है। अब बच्चों को उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो किसी ना किसी तरह उन तक पहुंच सकते हैं और ना अकेली एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क के लिए कुछ कर सकती है और ना ही अकेली पब्लिक। ये दो चीजें मिलेंगी, आपस में कोऑपरेट करेंगी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनेगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा लगा मरवा आपसे बात करके और आपका नाम हमने अपनी उस लिस्ट में लिख लिया है जिन यंगस्टर्स को हम ज़रा देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ सालों में वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सो प्रॉमिसिंग। तो ज़बरदस्त लगा आपसे बात करके। आपकी अम्मी को और आपके असातिज़ा को बहुत मुबारक हो जिनकी वजह से माशाल्लाह आप इस स्टेज पे पहुंची हैं और यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। बेस्ट ऑफ लक मरवा इन ऑल दैट। और भाई ये जो इंतजामिया है, थैंक यू मरवा, और अफरान है, इनका बड़ा वैसे जबरदस्त आइडिया और इनिशिएटिव है। वी रियली लाइक्ड इट। इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए कभी कभार लगता है दैट वी हैव हर्ड इट ऑल एंड वी हैव डन इट ऑल और हम बातें भी कर चुके हैं, बट वी हैडंट हर्ड दिस वाज अ न्यू वन। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। और भी कोई शहर इस किस्म के इकदामात हैं उनके पास पाकिस्तान में कर रहे हैं तो प्लीज हमसे राब्ता करें। जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उनके दीगर मेंबरान टीम के, गुड जॉब सर। कत्ल का मामला जब हल होना चाहिए और इस सिलसिले में कोई ठोस तहकीकात और जो उसके कंक्लूजन्स हैं वो आवाम के सामने आने चाहिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ की हम बात कर रहे हैं, इनके कत्ल की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम केनिया में 1 हफ्ते काम मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुकी है। तहकीकाती टीम अपनी रिपोर्ट सिफारिशात के साथ वजारत दाखिला में पेश करेगी। टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जाएंगी। डायरेक्टर FIA हेडक्वार्टर्स अतर वहीद और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो उमर शाहिद हामिद पर मुश्तमिल माहिर अफसरान की 2 रुकनी टीम 28 अक्टूबर को केनिया गई थी और तफ्तीशकारों ने नैरोबी और दूर दराज के मकाम पर जाकर शवाहिद का जायजा लिया, अहम किरदारों से इंटरव्यू की, तफ्तीश की, बहुत सी चीज़ें इन्हें पता भी लगी हैं। हमारे साथ ही ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह भी कुछ अरसे केनिया में ही मौजूद और उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और आपको पता है एक टाइम डिफरेंस है तो हम पहले हमने उनसे कुछ सवाल पूछे और जवाबात उनके रिकॉर्ड किए। तो पहला सवाल जो हमने मुर्तज़ा से किया था वो यही था कि उन्होंने हर पहलू का तफसीली जायज़ा लिया है, हर जगह गए हैं, लोगों से बात की है, तो क्या उनको ऐसा लगा कि अरशद शरीफ केनिया इसलिए आए कि यही ऑप्शन था उनके लिए, बाकायदा प्लानिंग और बंदोबस्त के साथ क्या वो वहाँ गए थे? तो मुर्तज़ा का ये कहना था। देखिए, अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से जो सबसे बड़ा जो मसला मुझे आगे चलते हुए नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ की पुलिस ने बहुत अनप्रोफेशनल इस सारे मामले को जो हैंडल किया। सबसे पहले उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने अपनी पहली प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। जो खुरम हैं जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने वही बात कही जो पुलिस ने कही और फिर पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी, लेकिन खुरम अभी तक अपनी स्टेटमेंट पर कायम है। यहाँ हमारे मुख्तलिफ लोगों से जो बातचीत हुई वो ये कह रहे हैं कि जो अरशद शरीफ की जो इनिशियल जो उनका कत्ल हुआ और उसके बाद जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और पुलिस ने जितने भी लोग मुलव्वस थे उन सबको कहा कि आपने यही स्टेटमेंट देनी है। यहाँ पुलिस के लिए एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करना, किडनैप करना और किसी को उठाना या उसको हरास करना ये बहुत छोटी बात है। पुलिस के ऊपर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पुलिस के ऊपर जो यहाँ पर मीडिया में भी उनके ऊपर सवालात उठते हैं कि पुलिस बहुत जो ब्रूटल बाय नेचर है यहाँ की। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ ये लग रहा है कि पुलिस को ही बहुत सारी चीज़ें अब छुपानी हैं। ये एक प्लान तरीके से हुआ और जो मुख्तलिफ जो एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें अगर तो एक बहुत इम्पार्शियल और बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी हो फिर तो पूरा जो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्लानर्स कौन थे, जो A to Z सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो खदशा ये है कि चूँकि पुलिस के जो अपने लोग हैं बहुत सारे और बड़े सीनियर लेवल के और यहाँ की जो मुकामी इंटेलिजेंस है उसके लोग फंस रहे हैं, लिहाजा खदशा ये है कि जहाँ तक इस इन्वेस्टिगेशन का होने का सवाल है, अगर तो अनलेस के बहुत
इम्पार्शियल मेजर लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो लग ये रहा है कि अगर सिर्फ केनिया और नैरोबी की हद तक ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें कवर अप का खदशा है। अच्छा, मोर्तज़ा से हमने ये भी पूछा था कि अरशद शरीफ साहब केनिया तो गए थे तो वहाँ क्या कर रहे थे, मतलब कुछ ऑलमोस्ट 2 महीने से वहाँ मौजूद थे। was there a task that he was taking up? कोई जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई काम था या बस वहाँ मौजूद थे? सो मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया उसका। जी, अरशद शरीफ ने केनिया में आने के बाद जो पहले चंद हफ्ते थे उस दौरान तो वो बिल्कुल खामोश रहे। वो ट्वीट्स तो करते थे लेकिन वो खामोश रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो आखिरी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने यहाँ से व्लॉग्स करने शुरू कर दिए थे अपने जो प्राइवेट मीडिया चैनल है उसके लिए। और जिस जगह पर अरशद शरीफ ठहरे हुए थे, जिस बिल्डिंग के बारे में हमने बताया था कि जो वकार अहमद की जो बिल्डिंग है जिसके पेंट हाउस में अरशद शरीफ ठहरे हुए थे, बहुत सारे वो उसकी भी हमने वीडियोस देखी हैं, उसका फुटेज देखा उस बिल्डिंग का। और जो मुख्तलिफ जो अरशद शरीफ वीडियोस कर रहे थे वो वही बैकग्राउंड था। वो जो टॉप फ्लोर फ्लैट है उसके ऊपर पीछे जो वो पूरा जो बैकग्राउंड वही है जो अरशद शरीफ के मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी देखा जा सकता है। उसके अलावा अरशद शरीफ की यहाँ पर अब वो जो उनके जो होस्ट हैं उन्होंने ही बताया इन्वेस्टिगेटर्स को कि अरशद शरीफ का प्लान ये था कि वो अब यहाँ पर ठहरेंगे। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ का जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो भी ले लिया था, जो कि जाहिर करता है कि शायद अरशद शरीफ ये समझ रहे थे कि उनको किसी हवाले से आगे बिजनेस करना पड़े। अरशद शरीफ ने जो शूटिंग रेंज थी वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने जो वकार अहमद और खुर्रम अहमद जो दोनों भाई हैं वो बहुत बड़े यहाँ के बिजनेसमैन हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं यहाँ पे, तो उनके जो फार्म हाउस है वो भी विज़िट किया, उनकी शूटिंग रेंज विज़िट की, उनके जो बाकी यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर भी वो गए हैं। यहाँ पर एक जो डायमंड मार्केट है वहाँ पर 2 लोगों ने हमें बताया कि उनके अरशद शरीफ से इस्लाम दुआ की हद तक उनसे बात हुई थी और वो यहाँ की लोकल मार्केट्स में भी अब बाहर आना जाना शुरू हो गए थे, इसलिए कि शायद उनको इस बात में कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ समझते थे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन यहाँ पर चूँकि कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है और लिहाजा वो ये अब समझने लगे थे कि यहाँ को पाकिस्तानी है नहीं जो उनको रिकग्नाइज कर सके। तो ये सारी बातें हुई थी मुर्तज़ा अली शाह के साथ। अनदर वन ऑफ दोस थिंग्स जो कि जितने जवाब हमें मिलते हैं उतने सवाल मजीद पड़ते हैं कि वो अभी भी नहीं पता चला कि वो क्या कर रहे थे भाई उधर। बट आई गेस दिस इज हाउ इट इज। और ये रिपोर्ट है जो अब वज़ारत दाखिला और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराएगी। हम सब इसके मुंतज़िर हैं, कुछ तो सवालों का जवाब लेके आए होंगे। इतने ये बड़े सीनियर और बड़े तजर्बाकार अफसरान हैं। बिल्कुल, इस साइड से जो गए होंगे वो तो हैं तजर्बाकार, लेकिन वहाँ से इंफॉर्मेशन इतनी फोर्थकमिंग नहीं है। मुर्तज़ा का यही कहना था कि वो एक जो पुलिस फोर्स है उधर और उनकी जो इंटेलिजेंस फोर्स है दे आर वेरी टाइट नेट, और जो उन्होंने एक फैसला कर लिया है बताने का कि यही हमारी स्टोरी लाइन है, उसी पे रहेंगे। खास अच्छी नहीं है, उनकी खास रेपुटेशन भी नहीं है, सो आई डाउट यू आर गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ देयर। लेट्स सी कि वज़ीर आज़म ने, आपको पता है ये हाईएस्ट लेवल पे मामला उठाया था, तो होपफुली कुछ ताबुन किया गया हो। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय, हैव अ गुड डे।